नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। नेपाल में प्रधानमंत्री जी अपना शपथ ग्रहण करके अपने पद पे आसीन हो चुकी हैं। और अगर हम आप यहाँ पे देखें तो ये सुशीला जी जिन्होंने पद तो संभाल लिया है, लेकिन एक शपथ ग्रहण समारोह जो था उसमें भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया था। शपथ ग्रहण समारोह जो चल रहा था, इससे पहले ये जो राष्ट्रपति जी इनको शपथ ग्रहण दिला रहे हैं, उसमें क्या था कि जो अध्यक्ष और सांसद लोगों ने बहिष्कार किया है। मतलब जो केपी शर्मा ओली जी के जो सांसद थे और जो नेता मंत्री विधायक जो भी लोग थे, सबने इनका पूर्ण बहिष्कार किया कि इनको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, ये गलत है। इतना चोरी की, बेईमानी की, इतना भ्रष्ट सरकार थी। जंजीज ने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उनको हटाने की पूरी कोशिश की। हटने के बावजूद इनको प्रधानमंत्री बनने से पहले भी इनका विरोध कर रहे हैं। इन्होंने राष्ट्रपति ये जब सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी 2016 में, उसके तुरंत बाद 2017 में इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। अब ये जो प्रधानमंत्री बनी है, तो ऐसा नहीं कि ये बहुत आसानी से प्रधानमंत्री बन गई, क्योंकि नेपाल की इतनी जर्जर स्थिति है, उसके बाद भी इनको अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनाया गया है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये बहुत जिम्मेदारी वाला पद है। अब ये पहली महिला प्रधानमंत्री होने के साथ साथ इन्होंने क्या हुआ कि पहली बार अभी इन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया, जंजीज को भी संबोधित किया और बहुत ही भावुक तरीके से पूरी बात को अपनी रखा। और बात रखने के साथ साथ इन्होंने बोला कि जो 3 दिन का प्रोटेस्ट था, 3 दिन में जो 27 घंटे प्रोटेस्ट था, वो बहुत ही भयावह स्थिति का था। इतना दर्दनाक था कि नेपाल ने कभी भी ऐसी स्थिति नहीं देखी है। और उन्होंने एक बात उसमें जोड़ा कि ऐसी लूटपाट नेपाल के इतिहास में पहली बार हुई है। क्योंकि क्या हुआ कि जब वो जंजीज प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें देखिए क्या होता है, प्रोटेस्ट में क्या होता है ना कि कुछ लोग सही के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उसमें से कुछ अराजक तत्व भी उसमें आके शामिल हो जाते हैं और वो अपना मतलब कि उनका जो भी स्वार्थ होता है उसको सिद्ध करने का पूर्णतः प्रयास करते हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे सरकार के खिलाफ कोई विद्रोह कर रहा है जंजीज, तो उसमें क्या होता है, सरकार अपनी तरफ से भी लोगों को भी शामिल कर सकती है, उन्हें बदमाश कोई को भी शामिल कर दो। और उसमें कौन देखने जा रहा है कि कौन कैसा है, कौन आया बाहर से, कौन रियल में प्रोटेस्टर है, कौन बाहरी प्रोटेस्टर है, मतलब इस तरीके से। तो उसमें क्या हुआ कि वहां की सड़कों को भी आग लगाया, हर तरीके की आगजनी की। अब आगे हम अगर देखें कि इनका और इन्होंने क्या बोला, तो इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। मतलब इन्होंने जंजीज के लिए बहुत अच्छे चीजें लेके आई हैं। उसमें एक इन्होंने कहा कि आंदोलन में मारे गए, देखिए आंदोलन हुआ, उसमें काफी ज्यादा संख्या में लोग भी मारे गए हैं, घायल भी हुए हैं। तो इन्होंने जब सरकार का पद संभाला तो उन्होंने बोला कि जितने लोग मारे गए हैं, सरकार के रूप से उनको शहीद घोषित किया जाएगा। अब उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। शहीद का दर्जा देने के बाद क्या होता है, उनके जो भी परिवार वाले हैं, परिवार वालों को वो आर्थिक मदद देगी। आर्थिक मदद देने के नाम पे वो क्या देंगी कि शहीदों के परिवार को वो 10 लाख नेपाली रुपए की सहायता करेंगी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात भी कि 10 लाख रुपए दे, क्योंकि क्या नाम है, छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े तक हर तरीके के वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए थे। और उसमें जिन लोगों की जान गई, उनका ऐसा क्या दोष था, सरकार के लोग जब भ्रष्ट थे तो इनका क्या दोष था। इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की और बुलंद आवाज़ करने के दौरान इतनी भीड़ भाड़ में और सब आगजनी के कारण इनमें कई लोग जो जान गई है, उनकी मदद करना तो बिल्कुल जायज़ बनता था। उसमें उन्होंने एक भावुक करने वाली बात उन्होंने कही कि मुझे उन परिवारों का दुख गहराई से महसूस होता है जिन्होंने अपने स्कूल या कॉलेज जाने वाले बच्चों को खोया है। जंजीज में क्या होता है ना कि देखिए 1997 से लेकर के 1997 से लेकर के 2012 तक के आसपास के बच्चों को क्या नाम है, जंजीज बोला गया है। तो 2012 से देखिए 2025 चला, तो देख लिया 13 साल के लोग, मतलब 13 साल से लेकर के 30 साल के लगभग उम्र तक के लोग इस प्रोटेस्टर्स में बहुत ही उग्र तरीके से शामिल थे। अब उसमें छोटे बच्चे इन भीड़ों में अगर दब गए होंगे, या मतलब 20 साल के लोग भी अगर दबे होंगे, तो उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। उन्होंने आगे की जिंदगी देखा ही नहीं, इतनी कम उन्होंने उनकी जान चली गई। तो मदद करना उनका जायज़ बनता है। इन्होंने बहुत अच्छे फैसले भी लिए हैं। साथ में बोले द काठमांडू टाइम्स पोस्ट ने अब बात कही कि 134 वो घायल हुए प्रदर्शनकारी और 27 पुलिस के लोग भी घायल हुए, जिनको चिकित्सीय सहायता करी जाएगी। देखिए नेपाल का मैंने क्या लिखा है, पर कैपिटा इनकम 2025 में $1460 है। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि $1460 अपने आप में मायने रखता है। लेकिन अगर आप कहीं ये सोचें कि क्या नाम है, वहां के जो सरकार के लोग थे, उन्होंने इतने भ्रष्ट थे कि समझ लीजिए कि अगर नेपाल की जनसंख्या समझाने के लिए बोले कि 100 है, तो 100 में से 10 लोग ऐसे थे जिनके पास नेपाल की लगभग प्रॉपर्टीज थी, पूरा पैसा था, सब कुछ उन्होंने लूट लाट के रखा हुआ है। सरकार पूरी घूसखोरी करे, उनके बच्चे अमीर घरों, अमीर जगह पढ़ रहे हैं, अमीर चीजें यूज कर रहे हैं, हर तरीके के इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ गरीब जनता के पास जीने खाने का भी ठिकाना नहीं है। वो लोग बाहर के देशों में जाके कमाते हैं, कुछ पैसा अपने देश में भेजते हैं। जो पैसा अपने देश में भेजते हैं उसमें आधा पैसा क्या नाम है सरकार ले लेती है, क्योंकि चीजों को इतना महंगाई कर रखा है
इतना ज़्यादा वहाँ महंगाई है कि लोगों का अपना उपचार कराना भी संभव नहीं है। अगर ये सरकार मदद नहीं करेगी और इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, समझ लिए इनके जो घायल हैं उनमें से भी कुछ लोग क्या नाम है अपनी जान गंवा बैठेंगे। इसलिए सरकार का यह फैसला भी काफ़ी अच्छा रहा। उसी के साथ ही अगर हम बात करें द हिमालयन टाइम्स की, ये वहाँ का न्यूज़ चैनल है, तो उसने बोला है कि क्या नाम है मंत्रालय को विरोध प्रदर्शन के दौरान जो भी नुकसान का विस्तृत विवरण करने की रिपोर्ट बनाने का उन्होंने कहा कि रिपोर्ट बनाइए, जो भी हमारे मंत्रालय सरकारी संपत्ति जिसका भी नुकसान हुआ है उन सब की एक एक तरीके से विस्तृत रिपोर्ट बनाइए। और रिपोर्ट बनाने के साथ साथ ये देखिए, आप देखेंगे सिंह दरबार, ये क्या हुआ नेपाल के प्रोटेस्ट में यहाँ पे जो आग लगाई थी सबसे ज़्यादा ये सबसे फेमस तस्वीर है। आप ये नेपाल प्रोटेस्ट नेट पे कहीं पे डालिए तो सबसे पहले यही तस्वीर आती है। इसमें पूरा आगजनी कर दी गई, तोड़फोड़, ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। और इसी के आगे अगर हम आगे अगली तस्वीर देखें तो आप ये देख रहे होंगे सरकारी भवन है, सरकार का कोई ऑफिस है, उसमें भी पूरी आगजनी, गाड़ियों में, सरकारी गाड़ी में भी आग लगा दिया गया। इस तरीके से जो प्रोटेस्ट हुआ उन्होंने इसमें बोला है कि जनजात विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी संपत्ति लूटने और नष्ट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मैंने आपसे क्या बोला था कि जो जंजीज हैं इन प्रोटेस्टर्स में कुछ अराजक तत्व भी शामिल हो गए थे जो प्रोटेस्ट की दिशा को ही बदलना चाह रहे थे। सबसे पहले स्टेटमेंट सरकार का क्या आया था कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, सरकार ऐसे ही कायम रहेगी। लेकिन ये प्रोटेस्ट सिर्फ 2 से 3 दिन चला और सरकार को उखाड़ फेंका। सरकार को बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी कि ये प्रोटेस्ट इतनी उग्रता की तरफ बढ़ता चले। उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, तो उन्होंने एक ऑफलाइन ऐप है उसके थ्रू प्रोटेस्ट करना शुरू करा। वो ब्लूटूथ के माध्यम से चलता था नेटवर्क, और वो क्या होता था कि इन लोगों की एक कड़ी जुड़ती चली गई और ये सब लोग पूरे मिलके प्रोटेस्ट इतना आगे बढ़ता चला गया, इतना आगे बढ़ा, सरकार के कंट्रोल से बाहर हो गया। तो ये जो अराजक तत्व भी इसमें शामिल हुए, ये प्रोटेस्ट को जो बिगाड़ना चाह रहे थे। अब देखिए, एक सोचने वाली बात यह है कि नेपाल की संसद को आग लगा दिया गया। अगर जेनजी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो प्रोटेस्ट करना था सरकार के खिलाफ कि वो बेरोजगारी, इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, कमाने का कोई जरिया नहीं बना दे रहे हैं, और क्या नाम है सब पैसा लूट रहे हैं और अपनी ही जेब में भर रहे हैं। एक तरफा समझ लीजिए कि एक तरफा चोरी चल रही थी। तो जब अगर ऐसी स्थिति पूरी बनती चली जा रही थी, तो आप सोचिए कि अगर जंजीज को सरकार को बदलना था तो संसद में आग तो जंजीज लगाते ना। अगर संसद में आग लगाई गई है, मतलब क्या था, नेपाल से लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया गया है कि फिर से राजतंत्र आ जाए या कम्युनिस्ट आ जाए। या मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकारी संपत्ति को आग लगाना, संसद में आग लगाने का, सरकार का विरोध प्रदर्शन करने से इसका कोई वास्ता नहीं है। आप संसद भवन को अगर आग लगाओगे, उसको भी क्षतिग्रस्त करोगे, तो अगली जो सरकार बनेगी वो कहाँ बैठेगी, कहाँ से काम करेगी? जो कार्यपालिका अपना काम करती है वो कहाँ से करेगी? तो ये एक तरीके से प्रोटेस्ट की दिशा को बदलने का काम किया गया। लेकिन समय रहते जंजीस भी सरेंडर कर गए और उन्होंने अपनी बात माना और अपने प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला जी को चुना। और वो अब आगे देखिए कि ये जंजीस जो है, देखिए जब प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें कितने लोगों को चोटें भी आई हैं, कितने लोगों की जान चली गई, घायल भी हुए। उसमें क्या हुआ, विरोध प्रदर्शन में 72 लोगों की जान गई है, जिसमें 59 प्रदर्शनकारी, 10 कैदी और 3 पुलिस अधिकारी जो है वो इनमें इनकी जान गई है। इन सबको शहीद का दर्जा तो मिल ही जाएगा। अब आगे आप देखेंगे तो देखिए लोग कैसे बैरिकेड को फांद रहे हैं। अब बैरिकेड जब फांदेंगे तो जाहिर सी बात है कि चोट भी लगेगी, हाथ पैर भी टूट सकते हैं, किसी का हाथ पैर कट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसी स्थिति में जब पुलिस इनको रोक रही थी आने जाने के लिए। अब इसी के साथ साथ उन्होंने जब ये बोला कि देखिए जैसे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी, देखिए किसी की दुकान होगी, किसी का ये कॉम्प्लेक्स होगा और किसी का घर है, कोई भी चीज़ है प्राइवेट प्रॉपर्टी, जितना भी उसमें नुकसान हुआ है उस नुकसान के लिए उन्होंने बोला है कि क्या नाम है, सरकार उन्हें आसान शर्तों पर ऋण या अन्य उपाय के जरिए राहत देगी। बहुत कम पैसे, मान लीजिए 1% 2% पे ब्याज दे देगी कि क्या नाम है भैया, इसको आप अपना कंस्ट्रक्शन करा लीजिए, इसको वापस से सुधार लीजिए और सुचारू रूप से उसको चलाने का प्रयास कीजिए। ये सरकार की अपनी तरफ से बहुत बड़ी, मैं कैसे कहूँ कि जंजीज ने इनको चुना है और इन्होंने एक अच्छे प्रधानमंत्री होने का पहला ही सबूत देना शुरू कर दिया है कि आप इतना लोगों की मदद कर रहे हो। अब पिछली सरकार क्या थी, वो लूटती खुद थी, बट आप अब लोगों को मदद करने के लिए, नेपाल को वापस से सुचारू रूप से लाने के लिए आप पूर्णतः समर्पित दिख रही हैं। और आपके ये भाषण ने बहुत कुछ कहा है। उसमें ही इन्होंने अपने भाषण में एक बात ये भी कही है, सरकार स्थायी नहीं है और वह सिर्फ 6 महीने से साल भर तक काम करेगी। जब तक देश में नया संसद नहीं चुन लिया जाता, उन्हें साफ कहा कि हम सत्ता का स्वाद चखने नहीं आए हैं, हम यहाँ सिर्फ देश को स्थिरता देने के लिए और बिना जनता के सहयोग के हम
सफल नहीं होंगे। जनता की वजह से ही आप आई हैं, आगे जनता के ही मतलब कि जनता का सपोर्ट नहीं रहेगा तो सफलता नहीं होगी। बात तो बिल्कुल ही जेन्युइन है। और इनका कहना है कि मतलब अगली जो आने वाले 6 महीने साल भर हैं, इसमें हम जब तक चुनाव नहीं करा लेंगे, नया प्रधानमंत्री नहीं मिल पाएगा, मंत्री नहीं मिल पाएंगे, तब तक के लिए हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जिस समय नेपाल की प्रधानमंत्री बनी है तो ये कोई आसान समय नहीं है। इस समय नेपाल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, आर्थिक रूप से टूट चुका है और मनोबल भी लोगों का गिर चुका है कि आगे आने वाले समय में कैसे नेपाल को वापस से उस सुचारू रूप से चलाने के लिए और एक समृद्ध देश बनाने के लिए क्या किया जाए। अब इनके ऊपर ये पूरा दारोमदार है, देखते हैं आगे ये कैसा काम करती है। अब आगे अगर हम देखें तो आप ये देख रहे होंगे, देखिए ये क्या नाम है, पूरा रोड की सफाई हो रही है, ये देखिए सब सफाई हो रही है। ये जानते हैं कौन है? ये वही जंजीर हैं जिन्होंने पूरा तोड़फोड़ किया था। पूरे नेपाल में तोड़फोड़, ये देखिए शीशे टूटे हुए हैं, ये रोडें पूरी टूटी हुई हैं, सारा चीजें एक एक करके वो जंजीर लोग शामिल होकर इसको पूरा साफ सुथरा कर रहे हैं। ये देखिए रोडों को पानी के माध्यम से धुल रहे हैं, रोडों पे झाड़ू लगा रहे हैं। अब आप बताइए कि ये जंजीर का अगर प्रदर्शन में जो इतना ज्यादा उग्रता आ गई थी, अगर इनका मकसद देश को क्षति पहुंचाना और देश को समाप्त करना होता तो क्या ये काम कर रहे होते हैं? ये अपने ही देश में प्रोटेस्ट करके सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहते थे। जो खराब सरकार थी, जो लूट खसोट कर रही थी, उसको फेंकना चाहते थे, अपने देश को नुकसान नहीं पहुंचाना देते हैं। लेकिन अब जो है किसी चीज को विरोध करना, सरकार का विरोध करना है तो थोड़ा बहुत तो नुकसान और थोड़ा बहुत परेशानियां तो आएंगी ही आएंगी, पर इसके बाद अगर इस चीज को सही करने पे आ जाएं तो देखिए बांग्लादेश में भी प्रोटेस्ट हुआ है, लंदन में प्रोटेस्ट हुआ है, अन्य कई देशों में प्रोटेस्ट हुआ है। क्या आपने कहीं भी ऐसा देखा है कि प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे थे किसी के खिलाफ, उसके बाद वो अपने देश में अपनी ही रोडों को, अपनी ही चीजों को मेंटेन करने लग गए? जहां रोड टूटी उसको पूरा मेंटेन कर दे रहे थे, बिल्डिंग जहां पे हैं उनको भी पूरा साफ सुथरा करना, पूरी गलियां साफ करना, मतलब अपने आप में मायने रखता है ये चीजें। और ये बहुत ही तारीफ के काबिल है कि यहाँ की जनता इतनी जागरूक है कि अपने देश से प्रेम करती है। सरकार को फेंकना ये भी देश प्रेम और अपने देश के लिए, अपने लिए क्या नाम है, समृद्धि की निशानी है कि मतलब मैं अपने आप को, अपने देश को सही रखना चाहता हूं तो सरकार भी सही चुनना चाहिए। जब लोकतंत्र है तो सरकार सही काम नहीं करेगी तो उसको उखाड़ फेंकना ही आखिरी उपाय होता है। उसी तरह ही जब वो सरकार को उखाड़ फेंक सकते हैं तो अपने देश को सही भी कर सकते हैं। इसी को कहते हैं यंग जनरेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपने देश के लिए इतना कर रहे हैं। ये इमेज जो है ये पूरे दुनिया में और नेपाल के इतिहास में बहुत लंबे समय तक जानी जाएगी कि इस प्रदर्शन के बाद भी इन प्रदर्शनकारियों ने कितना अच्छा काम किया। जंजीर यही होते हैं। अब ये हमारा ये चैनल है विद्यालय ग्लोबल, इसमें आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारे जो भी वीडियो देखिए प्लीज़ उसको लाइक भी जरूर करिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आगे आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कारम।